डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ। मैं हूं मोनालिसा। खास मुलाकात में आज हम मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो देश के नीति निर्माता में एक सशक्त महिला हस्ताक्षर ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश की उस धरती से आती हैं जहां पर जो राजनीतिक रास्ता है वो खेत और खलिहान से ही होकर निकलता है। खुद इनका राजनीतिक उदय भी किसान और वंचितों की आवाज बुलंद करने से ही हुआ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जापुर से निकली केंद्र सरकार में आज फर्टिलाइजर सेक्टर की कमान संभालने वाली केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल से। तो आइए बातचीत करते हैं। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका जो सफर है वो बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही छोटे वक्फे में आपने एक लंबा सफर तय किया है और खासतौर पे किसानी के साथ आपका गहरा लगाव रहा है। जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से जो किसान हैं उनके सुख दुख के, उनके संघर्ष को, चुनौतियों को जितने नज़दीक से देखा है, अब जब केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के तौर पर आप सुबह सुबह मंत्रालय की फाइल देखती हैं, तो उस किसान की छवि क्या अभी भी आपके सामने है? उनका प्रभाव है? किसान जो है वो आपकी प्राथमिकता में कहाँ पर आते हैं? देखिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश की बागडोर संभाल रही है और किसान प्रथम का हमारा दृष्टिकोण है। ये आपने सही कहा कि खेती किसानी देखते हुए मेरे राजनीतिक संघर्ष यात्रा की शुरुआत हुई और मैं देखती थी कि किस प्रकार खाद के संकट से किसान जूझता है। लेकिन आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारी सरकार ने किसान कल्याण पर अपनी दृष्टि केंद्रित की और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और उसके साथ मिलकर हमारा उर्वरक विभाग, जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय का हिस्सा है, निरंतर इस प्रयास में लगा रहता है कि कैसे हमारे किसान की जो तकलीफें हैं वो कम हो। तो विशेष तौर से उर्वरक विभाग की यही कोशिश रहती है कि अगर हमें देश के अंदर कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अगर हमें देश की जो खाद्य सुरक्षा है और पोषण सुरक्षा है उसको बनाकर रखना है, तो किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए कि हमको समय पर खाद मिले, पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, उचित मूल्य पर खाद मिले और गुणवत्तापूर्ण खाद मिले। तो ये चारों जो पहलू हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और उर्वरक विभाग निरंतर हमारे देश के अंदर जो तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनके उत्पादन की भी निगरानी करता है, क्योंकि बहुत सारी खाद की आवश्यकताओं की पूर्ति आयात के माध्यम से होती है। उस पर भी कड़ी निगरानी रखता है और कैसे उस खाद का वितरण सभी राज्यों में हो रहा है, सभी किसानों तक पहुंच रहा है। और आपको ये जानकर मतलब मैं आंकड़ा बताने जा रही हूँ कि 150 करोड़ खाद के बोरे हम देश भर के किसानों को बहुत ही सुचारू ढंग से उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आपने भी अपने अनुभव में यही देखा होगा कि जो किसान है वो लंबी लंबी कतारों में खड़ा है खाद की आपूर्ति के लिए, उसकी उपलब्धता के लिए। और आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि अब जब आप अपने क्षेत्र के किसानों से मिलते हैं तो क्या लगता है कि ये जो समय पर खाद्य आपूर्ति की जो बात है, इसको लेकर के उनका जो भरोसा है क्या वो बढ़ा है? स्थिति कितनी बदल रही है और ख़ासतौर पे क्या बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं मंत्रालय की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए? देखिए, फर्क ये है कि अब जब मैं किसानों से मिलती हूँ और पूछती हूँ तो किसान ये बताते हैं कि हाँ, खाद की, यूरिया की, डीएपी की सप्लाई में अब कोई समस्या नहीं है। मैं ज़िला प्रशासन से भी इनपुट लेती रहती हूँ, वो भी कहते हैं कि नहीं, हमें खाद समय से मिली है और किसानों तक पहुंचाई जा रही है। और मैं थोड़ा सा इसमें आपको आंकड़ा भी बताऊंगी कि अभी जो हमारा खरीफ सीजन गया 2025 का, उसमें किसान की जितनी मांग है उससे अधिक उपलब्धता हमने बना के रखी है। खरीफ सीजन जो हमारा 2025 में गया, इसमें यूरिया की जो मांग थी, जो हमने आकलन प्राप्त किया कृषि मंत्रालय से, 185 लाख मीट्रिक टन की थी और हमने जो आपूर्ति की 230 लाख मीट्रिक टन की ये यूरिया की है।
और अगर मैं पीएनके उर्वरक की बात करूं जिसमें हमारा डीएपी है, एनपीके है, इसकी 144 लाख मीट्रिक टन मांग थी और 202 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता बनी रही। इसी प्रकार अगर मैं चालू रबी सीजन की बात करूं 2025-26 का, इसमें जो अभी तक की हमारी यूरिया की मांग रही किसानों की ओर से पूरे देश भर से 148 लाख मीट्रिक टन की रही और हमने जो उपलब्ध कराई वो आज हमारे पास 184 लाख मीट्रिक टन है। और पीएनके फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो 120 लाख मीट्रिक टन की अब तक की हमारी जो मांग है जो हमारे पास डिपार्टमेंट के पास पहुंची है, 165 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता बनी हुई है। जी, साथ ही अब सब्सिडी की बात हम कर रहे थे, तो सब्सिडी के बारे में भी ये तो बात बिल्कुल उचित है कि महंगाई कितनी भी हो और वैश्विक परिस्थितियां जो भी हो, फिर भी सब्सिडी का बोझ किसानों पर ज़्यादा न पड़े, इसकी पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ ही ये जो व्यवस्था है वो और पारदर्शी हो किसानों के लिए, क्या इसके लिए कुछ और तकनीकों का इस्तेमाल या कुछ और उपाय भी किए जा रहे हैं? देखिए, हमारा एक इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब बात किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की होती है, तो आप जानते हैं कि हम जो हमारे कृषि मंत्रालय है वो हर सीज़न के जो राज्यवार और महीनेवार जो अनुमान होते हैं वो हमको साझा करते हैं। उसके आधार पर हम एक अपना स्टेट वाइज और एक मंथ वाइज एक हम अपना सप्लाई प्लान बनाते हैं और उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर पूरी तरीके से हम ट्रैक करते हैं कि जो खाद है वो किसानों तक हर राज्य में पहुंच रही है। जहां तक इस सब्सिडी की व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने की बात है, इसके लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो हमारे रिटेल शॉप्स हैं खाद कंपनियों के, वहां पर पॉस मशीन के माध्यम से जो हमारे किसान होते हैं वो अपना आधार सत्यापन करते हैं। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो खाद की बोरी है उसकी बिक्री किसान को हो रही है। उसके बाद हमारे जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो अपने सब्सिडी क्लेम्स को जनरेट करते हैं और उसके बाद जो हमारा विभाग है वो उसका भुगतान करता है। अब इस भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी और तेज बनाने के लिए हमने एक एकीकृत ई बिल प्रणाली प्रारंभ की है। तो अब ये पूरा डिजिटल प्रबंधन हो रहा है, यानी कि भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया की अप्रोच और सोच है उसे आज हम सब्सिडी क्लेम्स के भुगतान में भी ला चुके हैं। तो चलिए, यहाँ तो बात हो गई सब्सिडी की और खाद की समय पर उपलब्धता की आपूर्ति की। इसके अलावा मंत्रालय पर एक और जिम्मेदारी है मिट्टी की उर्वरता को बरकरार रखते हुए जो खेत की उत्पादकता है उसको बढ़ाना और किसानों की लागत को कम करते हुए आमदनी को बढ़ाना। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी खास मुलाकात हो रही है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल से। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अनुप्रिया जी, मंत्रालय के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो मिट्टी की उर्वरता है जो लगातार घटती जा रही है रसायनों के इस्तेमाल के कारण, उस स्थिति को बदला जाए, उर्वरता को बढ़ाया जाए, इसके साथ ही किसानों की लागत भी कम हो, आमदनी बढ़े। इस दिशा में खास तौर पे क्या प्रयास हो रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, 2 विषय हैं, दोनों विषय महत्वपूर्ण हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि किसान की जो लागत है वो कैसे कम हो और उसके लिए मंत्रालय ने क्या किया। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास हमने किए, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है।
ये एक छोटी सी बोतल है जिसके अगर हम बात करें तो उसकी कीमत कम है। तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जिसकी कीमत कम है लेकिन वो अधिक प्रभावी है, उससे उत्पादन बेहतर होता है। तो एक प्रयोग हमने लागत को कम करने के लिए किया। इसी प्रकार जो हमारे इसके साथ नीम कोटेड यूरिया जिसे हम कहते हैं, नीम लेपित यूरिया है। नीम लेपित यूरिया भी लागत को कम करने की दिशा में एक बड़ा हमारा कदम है। इसी प्रकार जो तरल यूरिया है उसको हम छिड़काव के लिए आज बैटरी संचालित स्प्रेयर यूज़ कर रहे हैं। हमने किसान को कृषि ड्रोन के बारे में परिचित कराया है, उसके हम जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, किसान को बता रहे हैं कि कैसे उसके समय की बचत हो सकती है, कैसे उसके पैसे की बचत हो सकती है। और इसी प्रकार हमारा प्रयोग रहा जो सरकार पीएनके फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, उसके आधार पे भी जो किसानों की लागत है वो कम होती जा रही है। तो लागत कम करने की दिशा में बहुत सारे सरकार ने निरंतर प्रयास किए। और इसके साथ एक दूसरा विषय आता है, मैं समझती हूँ कि सरकार के साथ साथ ये किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि हमने अत्यधिक और असंतुलित उपयोग किया जो हमारे रासायनिक खाद है उसका। निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बेहतर हुआ, देश की फूड सिक्योरिटी बढ़ी, लेकिन मिट्टी की सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। अब मिट्टी की सेहत यदि खराब हो जाएगी तो ये गंभीर चिंता का विषय है। तो मिट्टी की सेहत हमारी बेहतर हो, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयोग किए। हम लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जैविक खेती की तरफ बढ़ें, वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, और इसके साथ ही जो रासायनिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनके साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करें। हमारी एक पीएम प्रणाम योजना है, उसके तहत हम राज्य सरकारों को, जो राज्य सरकारें रासायनिक खाद के प्रयोग को कम कर रही हैं और जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं या ऑल्टरनेट फर्टिलाइज़र्स हैं उनके उपयोग को बढ़ा रही हैं, उन्हें हम वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसके साथ हमने एक और प्रयोग किया है, ये जो हमारे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं वहाँ से हमें 3 किस्म के ऑर्गेनिक मैन्योर मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो फॉर्म है, एल फॉर्म है लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, और हमारा पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्रॉम है। तो ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से ये इस तरीके की जो खाद निकलती है, ये मिट्टी की सेहत के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये सॉइल कार्बन एनहांसर्स होते हैं। तो जैसे कि आप बता रही हैं, जिसमें स्पष्ट यही हो रहा है कि जो मंत्रालय है वो रासायनिक खेती के साथ साथ एक तरह से जैविक और नेचुरल फार्मिंग जो है, प्राकृतिक खेती, उसके सह अस्तित्व की बात करती है। किसानों के सामने कई बार बायो फर्टिलाइजर जिनका आपने जिक्र किया उसकी भी उपलब्धता का सवाल होता है। तो ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो जैविक और जो प्राकृतिक खेती है उन्हें अपनाएं, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? भारत के भविष्य की कृषि की जब हम कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खाद के संतुलित उपयोग के बारे में सोचते हैं, यानी रासायनिक खाद की भी आवश्यकता अनुरूप हम उसका भी उपयोग करें, इसके साथ साथ जो जैविक और प्राकृतिक खेती है उसको भी बढ़ावा दें, क्योंकि ये मिट्टी की सेहत के लिए बेहतर है, पर्यावरण को कम प्रदूषित करती है, लागत भी कम आती है, उत्पादन भी बेहतर होता है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी ये उपयोगी है। तो निरंतर जो हमारे किसान हैं इनके लिए हम जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र हैं उनके माध्यम से भी जो ये योजनाएं हैं और इनसे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं ये किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो राज्य सरकारों के कृषि विभाग हैं वो भी किसानों को लगातार, जो किसान मेला होते हैं या किसानों के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किसानों के लिए करते हैं, हमने बहुत सारे कम्युनिटी रेडियोज़ भी शुरू किए हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में भी बनाई हैं, और कृषि मंत्रालय एक मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड बनाता है, उसमें भी मार्गदर्शन दिया जाता है कि मिट्टी की सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। तो ऐसे तमाम प्रयोग हैं जिससे जैविक, प्राकृतिक और रासायनिक इसके संतुलन की बात करके किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और किसान इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। आज बहुत सारे किसान जैविक खेती को भी अपना रहे हैं, कुछ प्रयोग प्राकृतिक खेती का भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक दिन में बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारी निर्भरता रासायनिक खादों पर रही है। धीरे धीरे जो कृषि की पद्धति है उसमें जो ये हमारी पुरानी पद्धतियां हैं जो ज़्यादा उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, उनका भी समावेश हो रहा है।
सही बात कही है आपने कि समय समय पर सरकार द्वारा कई तरह के प्रयोग किए गए हैं इस दिशा में, और उसमें मुझे याद आ रहा है नीम लेपित यूरिया के बारे में, जिसका जिक्र भी अभी आपने किया। इसे एक गेम चेंजर माना जा रहा था, तो अब जब इतना वक्त हो चुका है नीम लेपित यूरिया इंट्रोड्यूस हुए, तो उसके जो परिणाम हैं उन्हें आप कैसे देखती हैं? क्या उम्मीद के अनुरूप इसके परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हमारा प्रयोग रहा है नीम लेपित यूरिया का, और किसानों ने इसको अपनाया भी है। धीरे धीरे जागरूकता आई है और किसानों ने इसका फ़ायदा भी देखा है कि कैसे नीम लेपित यूरिया जो होती है, एक तो उसकी लागत में कमी आती है क्योंकि सामान्य यूरिया की तुलना में इसका उपयोग कम होता है। फिर ये धीमी गति से रिलीज़ होती है, तो पोषक तत्वों को जो मिट्टी होती है अपने हिसाब से वो उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, और इससे कृषि का जो उत्पादकता है वो भी बढ़ती है और मानव का स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित नहीं होता है। जो हमारे कीटाणु हैं उसका भी ये इलाज करती है। तो नीम लेपित यूरिया का हमने देखा है कि किसान अब इसका उपयोग भी उन्होंने किया है और इसके फ़ायदे भी उन्होंने महसूस किए हैं। इसके लिए हमने कई ऐसे एजेंसीज़ के माध्यम से अध्ययन भी कराए और हमने देखा कि नहीं, किसानों ने इसको खुले मन से स्वीकार किया है इस प्रयोग को। और जब स्वीकार्यता की बात आ रही है तो मैं जानना चाहूँगी नैनो यूरिया के बारे में, इसकी किस तरह की स्वीकार्यता मिल रही है? और अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो ये भी एक क्रांतिकारी कदम है जो उठाया गया है, जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में आई है। तो मैं चाहूँगी कि नैनो यूरिया के बारे में भी आप हमें बताएँ। देखिए, नैनो यूरिया और नैनो DAP इसके बहुत सारे लाभ हैं, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे किसान भाई आज नैनो फर्टिलाइज़र को लेकर जागरूक हो रहे हैं और इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। नैनो यूरिया या नैनो DAP में क्या है कि नैनो कण होता है, बहुत ही छोटा है। तो सबसे पहले तो जो पत्तियों के छिद्र होते हैं उससे और जड़ कोशिकाओं से ये सीधे प्रवेश कर जाता है, इसका अब्सॉर्प्शन बेहतर होता है और इसमें बर्बादी, वेस्टेज नहीं होती है। और चूंकि प्लांट इसको ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इससे हमारा जो प्रदूषण होता है मिट्टी का या जल का, वो भी नहीं होता है। नैनो की बोतल आप देखिए, एक छोटी सी बोतल में आता है, यूरिया हो या DAP। अब एक सामान्य रूप से यूरिया की जो बोरी होगी वो 45 किलो की होगी और बोतल 500 ml की है। इसी प्रकार जो हमारे DAP की बोरी है 50 किलो की है और ये हमारी जो बोतल है 500 ml की है। तो सबसे पहले तो इसके जो साइज़ में अंतर है, तो इसमें ढुलाई की लागत कम हो जाती है, भंडारण की लागत कम हो जाती है, और जो दाम है यूरिया, सामान्य यूरिया और नैनो यूरिया को यदि हम तुलना करें तो सामान्य यूरिया 45 किलो की बोरी 242 रुपये में मिलेगी, लेकिन जो आपकी 500 ml की यूरिया की, नैनो यूरिया की बोतल है जिसका उतना ही प्रभाव है, वो आपको 225 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ किसान की बचत होती है। इसी प्रकार हम नैनो DAP को देखें तो 50 किलो की बोरी 1350 रुपये में मिलेगी, लेकिन अगर हम 500 ml की एक बोतल ले लें तो वो हमें 600 रुपये में मिलेगी। तो कीमत में भी कम है और ढुलाई और भंडारण की लागत भी कम आती है और बेहतर अब्जॉर्प्शन के कारण उत्पादकता भी बेहतर होती है, पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। तो धीरे धीरे ये लोकप्रिय हो रही है और भारत के किसान इसको पसंद कर रहे हैं और हम भी इसका उत्पादन तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। नैनो हमारा भविष्य है और नैनो बहुत ही कृषि के लिए उपयोगी है। बिल्कुल। तो देश का किसान बदल रहा है और इस क्षेत्र में आगे और क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे साथ है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। अनुप्रिया जी, इस वक्त देश के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत 2047 का, और सभी तरह के जो सेक्टर्स है सब कोई मिलकर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मैं खास तौर पर जो फर्टिलाइजर सेक्टर है इसके बारे में जानना चाहूँगी कि जिस तरह के विजन के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो क्या वाकई हम उर्वरक के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भरता की कगार पर हैं? मुझे खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। अब भारत विकसित बने, इसके कई अहम पिलर्स हैं और ये भी ज़रूरी है कि हम उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत सारा खाद का उत्पादन घरेलू स्तर पे होता है, लेकिन अपनी बहुत सारी आवश्यकता के लिए हम आयात पर निर्भर हैं और इसलिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के रास्ते पे हमें आगे बढ़ना ही होगा। और मुझे आपके चैनल पे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं और उसके परिणाम भी बहुत सुखद हमें प्राप्त हुए हैं। मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से देश के किसान भाइयों को बताना है कि हमने आत्मनिर्भरता की दिशा में जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब से हमने सरकार संभाली 12 वर्षों में यूरिया का जो हमारा उत्पादन है देश के अंदर वो 35% बढ़ गया। यानी 2013-14 में जो देश में हम उत्पादन करते थे यूरिया का वो 227 लाख मीट्रिक टन करते थे, लेकिन आज जब 2024-25 तक की मैं बात करूं तो हमारा यूरिया का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुका है। और इसी के साथ जो हमारे पीएनके फर्टिलाइज़र हैं उसका उत्पादन भी 44% बढ़ गया है। यानी 2013-14 में देश के अंदर पीएनके फर्टिलाइज़र का, जिसमें डीएपी, एमओपी, एनपीके सब आता है, ये करीब 110 लाख मीट्रिक टन होता था, लेकिन आज वो बढ़कर 159 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। तो ये कैसे संभव हुआ? कोई जादू हुआ क्या? नहीं, इसके लिए सरकार की एक सोची समझी रणनीति रही। सबसे पहले तो हमारी जो नई निवेश नीति थी 2012 की, हमारी सरकार ने 2014 में उसे संशोधित किया और उसके तहत 6 नए यूरिया प्लांट देश के अंदर स्थापित किए गए। इसमें से 4 सरकारी क्षेत्र के हैं जिन्हें हमारे पीएसयूज़ के द्वारा बनाया जा रहा है और 2 प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो जो हमारे 4 नए यूरिया के प्लांट आए हैं इस नई निवेश नीति के तहत, उसमें रामागुंडम तेलंगाना में है, इसके अलावा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, सिंदरी झारखंड में और बड़ौनी बिहार में। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के हैं वो हैं हमारे पनगढ़ यूरिया इकाई पश्चिम बंगाल में और इसके अलावा हमारी गदेपार राजस्थान में। तो ये 6 नए यूरिया के प्लांट आए। इसके साथ ही तालचर उड़ीसा में हमारा एक प्लांट यूरिया का, जिसे हमारी सरकार ने पुनर्जीवित किया। और इसके साथ ही अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी असम गए और नामरूप असम में हमने एक नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की शुरुआत देखी। तो ये बहुत सारे प्रयास हमने किए कि किस तरीके से हम अपने यूरिया प्लांट्स को बढ़ा सकें। और हमारी नई यूरिया पॉलिसी जो है 2015 की, उसके तहत 25 हमारे ऐसे गैस आधारित यूरिया प्लांट थे जिनकी हमने उत्पादन क्षमता बढ़ाई और इसका परिणाम ये रहा कि 227 लाख मीट्रिक टन से हमने 307 लाख मीट्रिक टन की यात्रा को तय किया। अब बात करते हैं हम डीएपी की। डीएपी के लिए हमने क्या किया? इसमें भी काफ़ी हद तक हमारी निर्भरता आयात पर है। आने वाले समय में आबादी भी बढ़ेगी, कृषि की पद्धति भी बदलेगी, डीएपी की मांग भी बढ़ेगी, तो हमें आने वाले समय की आवश्यकता के अनुरूप तैयार होना है, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है। इसलिए हमने डीएपी और एनपीके के भी नए यूनिट्स स्थापित किए हैं जो हमारे 2030 तक शुरू हो जाएंगे। और चूँकि डीएपी के लिए, एनपीके के लिए जो हमारे पास रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं कच्चा माल होता है, जैसे रॉक फॉस्फेट है या हमारे पास पोटैश है, इसकी कमी रहती है, तो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी काम किया है। यानी कच्चा माल भी हमारे पास उपलब्ध हो, इसके लिए फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट्स भी हम स्थापित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है जो भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। आने वाले समय में विकसित भारत जब दिखेगा तो उसमें उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिखेगी और हमें उर्वरक अपने देश में
किसानों के लिए हम उसे पैदा करेंगे और किसानों को अभी तक भी पहुंचाते आए हैं, आगे भी उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें। तो इस आत्मविश्वास के साथ जब आप कह रही हैं कि विकसित भारत की ओर हम किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पर उर्वरक क्षेत्र में किस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि इसमें जो हमारे युवा हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और इसके अलावा जो निजी सेक्टर है, उनके लिए किस तरह की संभावनाएं आप बनते हुए देख रही हैं? बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है हर सेक्टर में, और इसी प्रकार उर्वरक क्षेत्र में भी युवाओं से मैं कहूँगी कि जैसे हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भारत के भविष्य की खेती में जैविक खेती का योगदान हो, इसके स्टार्टअप्स युवा शुरू कर सकते हैं। कृषि में बहुत सारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो पैदा होता है, उसके लिए आप वेस्ट टू वेल्थ के स्टार्टअप्स बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अब किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में जानना है तो सरकार कितने मृदा परीक्षण लैब स्थापित करेगी, तो हमारे जो युवा हैं वो मृदा परीक्षण के लैब शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कहते हैं कि ड्रोन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाद को स्प्रे करने के लिए। हमारे जो युवा हैं ये जो हमारे ड्रोन के पायलट ट्रेनिंग है उसमें काम कर सकते हैं, और बहुत सारे इनोवेशंस हैं, नवाचार हैं जो हमारे युवा कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा प्राइवेट सेक्टर है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमने यूरिया में अपनी क्षमता बढ़ाई है उसमें 2 बड़े प्लांट्स हमें प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से मिल रहे हैं। तो निजी क्षेत्र आगे आकर जो हमारे अंदर एक हमारी घरेलू भंडार हमें भरने हैं उसमें उनका योगदान हो सकता है। और इसी प्रकार नए नए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, नवाचार है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। कुल मिला के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जो ये हमारा सपना है ये एक कलेक्टिव एजेंडा है, यानी सरकार तो इसमें योगदान करेगी ही, लेकिन देश की युवा शक्ति भी आए, देश के हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी आए, और हम सब मिलकर इस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक जो हमने सपना देखा है कि हम उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों, ये सपना पूरा होगा और भारत के जो हमारे घरेलू भंडार हैं वो भरे होंगे खाद की, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी हमारे किसान महसूस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस आत्मविश्वास के साथ हमें उम्मीदों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी, और इस साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए। जिस बेबाकी और स्पष्टता के साथ आपने जो कृषि क्षेत्र की अभी मौजूदा स्थिति है, समस्याएं हैं, उसकी भी बात की और हमें भविष्य भी दिखाया कि कितना उज्जवल भविष्य यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, जो कि कुशल वक्ता भी हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई जनप्रतिनिधि हैं, और बहुत ही स्पष्ट तरीके से जिन्होंने आज अपने मंत्रालय के आंकड़ों को तो सामने रखा ही, लेकिन ये भी बताया कि किस तरह से जो उर्वरक सेक्टर है उसमें हम तेज़ी से आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं और जो भविष्य है वो नैनो युग का है। इसी के साथ आज के खास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।